नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कुछ देर पहले ही खबर आई कि दरअसल सहवाग संन्यास ले रहे हैं क्रिकेट के हर फॉर्मेट से, और इस हर फॉर्मेट का मतलब है वो कोई मैच नहीं खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मैच। और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही क्रिकेट को लेकर सुबह से बहस चल पड़ी कि पाकिस्तान के साथ भारत को सीरीज खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। यानी एक तरफ असहिष्णुता मुंबई में दिखाई दी और इन सब के बीच सहवाग ने संन्यास ले लिया है। तो सहवाग की खबर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले 10-15 दिनों के भीतर राष्ट्रपति ने दोबारा चेताया है और कहा है हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के हिस्से में ही रहिए तो अच्छा है, उसे खत्म ना कीजिए और मौजूदा वक्त उससे लड़ने का है। मानविकतार सबचेয়ে বড় আদর্শ সবার উপরে মনুষ্যত্ব তাহার উপরে না। এবং আমাদের মনে যে শঙ্কাটা, অনেক মানুষ আমার কাছে যে প্রশ্নটা করছে, আমরা সেই রাস্তাটাই ঠিক আছি তো, সেই লক্ষ্য থেকে সরে আসছি না তো। যেসব ঘটনার কথা শুনছি মাঝে মাঝে সংবাদ মাধ্যমে আলোচিত হতে দেখছি, তাতে বিভ্রান্তি যাচ্ছে, সংশয় যাচ্ছে। राष्ट्रपति आहत हैं, और राष्ट्रपति आहत थे तो प्रधानमंत्री भी आहत हुए थे, उन्होंने भी भाषण दिया, लेकिन बावजूद इसके हालात रुक नहीं रहे हैं। तो आइए जरा इस बात का जिक्र क्यों कि दरअसल माहौल लगातार एक ऐसा समाज के भीतर हो चला है जिसमें लग ऐसा रहा है कि दरअसल कानून व्यवस्था इस दौर में नहीं है क्या। 3 घटनाएं आपके स्क्रीन पर जरा देखने की कोशिश कीजिए। मुंबई, दिल्ली, कश्मीर, इन 3 घटनाओं के आर पार मुंबई में जिस तरीके से हल्ला बोल बीसीसीआई के दफ्तर में बीफ पार्टी के मद्देनजर अंजाम दिल्ली में प्रेस क्लब में दे दिया गया, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मुंह पर काली पोत दी गई। और कश्मीर में जिस दिशा में बीफ की अफवाह के बाद जिस ड्राइवर की हत्या हुई थी, उसके बाद हंगामा मच गया। तो जाहिर है ये 3 घटनाएं देश के भीतर है। लगा, अब इनसे निकल कर जरा देखते हैं कि दरअसल शिवसेना ने किया क्या मुंबई में। यह भी एक इस तरीके का विरोध जिसमें कई घटनाएं हर जहन में आ सकती है। सब कुछ खुद ही तय किया जा रहा है, सत्ता में भी है और कौन सी राष्ट्रीय भावना है, कौन स्याही नहीं खून है, सब कुछ खुद तय किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं है। दिल्ली में कश्मीर का विधायक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, प्रेस क्लब में पहुंचता है, तो वहां देखिए क्या हुआ। ये दुनिया आज जानती है जो कुलकर्णी के साथ हुआ भी हमारे साथ हुआ। आज हम दुनिया को कहना चाहते हैं कि आप देख लीजिए हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा है। आप कहते थे पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन है, ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हम दुनिया को कहना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के हमदर्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के हमदर्द नहीं है। इससे हिंदुस्तान की बदनामी दुनिया में होगी। और आज हम दुनिया से पूछना चाहेंगे, आप देख लीजिए कि हम हर बार कहते थे कि हिंदुस्तान में जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और कश्मीर में अगर हम पत्थर भी उठाएं तो हमारी जगह तिहाड़ जेल होती है। हम इंसाफ मांगते हैं। मसला सिर्फ मुंबई दिल्ली का नहीं, कश्मीर के भीतर भी गुस्सा, आक्रोश, सड़क पर सब कुछ। ये गुस्सा अपनी जगह उबाल पर है और घाटी में इस तरीके का हंगामा, और इन सब के साथ ये सवाल बार बार कि दरअसल क्या वाकई सत्ता इन स्थितियों को संभाल नहीं सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार मुफ्ती के साथ बीजेपी की है, जो केंद्र में सरकार है, और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, साथ में शिवसेना खड़ी है। ये सारे सवाल कुछ इस तरीके से हैं। अब इन सब के बीच हंगामा इस बात को लेकर मच चला है कि अब क्या क्रिकेट भारत के साथ पाकिस्तान नहीं खेलेगा, T20 में मैच नहीं भेजेगा। और पाकिस्तान में एक नई आवाज़ सुनाई देने लगी है। जाहिर है उसका असर कल तक हिंदुस्तान में भी नजर आएगा। वहां पर मांग की जा रही है कि शिवसेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए। यह एक स्थिति पाकिस्तान की है, यानी संभलने और संभालने की स्थिति में कोई नहीं आ रहा है। तो भारत के भीतर के हालात जा किधर रहे हैं। गुलाम अली का शो रद्द, सुहिंद कुलकर्णी के मुंह पर काली, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर में हंगामा, कश्मीरी विधायक के मुंह पर काली, और कश्मीर में गुस्सा और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से माफी और उनके साथ बदसलूकी। यानी न्याय होगा तो अपने तरीके से, और कहीं हिंदुत्व का नारा तो कहीं राष्ट्रवाद की सोच का ऐलान।
तो क्या कानून कमजोर पड़ गया है या फिर पुलिस प्रशासन ने काम करना बंद कर दिया है? या फिर सियासी अंतर्विरोध ने सत्ता को ही कमजोर कर दिया है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी है और कश्मीर में मुफ्ती के साथ बीजेपी सत्ता में है और दिल्ली में केंद्र सरकार के मातहत पुलिस है। यानी कानून अपना काम करे और पुलिस प्रशासन अपना, तो शिवसेना इन तीन घटनाओं को कैसे अंजाम दे सकती है? क्योंकि आज जब बीसीसीआई दफ्तर पर हंगामा हुआ तो पुलिस थी, लेकिन नहीं थी, क्योंकि पुलिस सत्ता से कैसे टकरा सकती है? सुधीन कुलकर्णी को धमकी मिली लेकिन पुलिस खामोश रही क्योंकि वो सत्ता से कैसे टकरा सकती है? गुलाम अली का शो रद्द हुआ क्योंकि शिव सैनिकों ने आयोजकों को धमकाया, तो आयोजक सत्ता से कैसे टकराता है? और यही हालात दिल्ली और कश्मीर में भी सामने आ गए। दिल्ली में पुलिस की मौजूदगी में प्रेस क्लब में घुसकर हिंदूवादी संगठनों ने कश्मीर के विधायक इंजीनियर राशिद पर कालिक पोत दी। राशिद के साथ उस शख्स के परिवार के सदस्य भी थे जिस व्यक्ति को बीफ की अफवाह भर के बाद मार दिया गया। और इन सब के बीच ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के टैटू पर भगवान की तस्वीर देखकर भी कुछ लोग बौखला गए और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को माफी तक मांगनी पड़ी और उनके साथ जो बदसलूकी हुई उस पर भी पुलिस खामोशी रही। यानी हर घटना के साथ दो सवाल बड़े होते चले गए। पहला कि सत्ता के हाथ में पुलिस प्रशासन की लगाम है और दूसरा, सत्ता ही विरोध पर उतर आए तो पुलिस प्रशासन क्या करे? यानी हालात को संभालना या बिगाड़ना राजनीतिक सत्ता के हाथ में है, क्योंकि हर घटना ने संकेत तो यही दिए, न पुलिस ने अपना काम किया, न कानून हरकत में आया। सिर्फ भीड़ और उसके पीछे सत्ता की मजबूरी या सत्ता का जोर घटनाओं को रोक नहीं सका, घटनाओं को अंजाम देते चला गया। राजनेता इन सब के बावजूद प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं हर कोई आहत है। राष्ट्रपति तक अगर हफ्ते भर के बाद दोबारा आहत हो जाते हैं तो इन सब के बीच आइए जरा देश का हाल देख लीजिए। अलग अलग घटनाओं को लेकर अलग अलग तरीके से गुस्सा किस किस रूप में है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो 1.3 बिलियन हिंदुस्तानियों का वजीर आजम है। पर हिंसात्मक जिस तरह का हम देख रहे हैं, किसी को मार डालना, किसी पर स्याही फेंक देना, किसी को धक्का दे देना, किसी को पीट देना, मैं समझ सकता हूं ये प्रजातंत्र के लिए 21वीं सदी में एक बहुत खराब संदेश देश को जाता है। रिक्वेस्ट है कि वो दिख रहा है, अगर रोड में ऐसे ही घूमेंगे, नवरात्रि पूरा बेंगलुरु में नवरात्रि चल रहा है, आप रोड में घूमे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको तकलीफ हो जाएगा। कोई रोड में जो पी के जाएगा, पीने वाला कुछ तकलीफ देगा। लोकतंत्र में आप सहमति और असहमति दोनों व्यक्त कर सकते हैं और सहमति और असहमति व्यक्त करने का एक तरीका होता है। इस तरह का भोंडा तरीका और इस तरह से अराजकता का तरीका कभी भी लोकतंत्र और सभ्य समाज को स्वीकार नहीं होता। और जब भी इंडो पाकिस्तान सीरीज होती है हम निश्चित रूप से सरकार से भी सलाह लेते हैं, तो इसलिए जो है इस तरह का उपद्रव करना और बातचीत का रास्ता रोकना ठीक नहीं है। ये रास्ता जाता किधर है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इन सब के बीच जिक्र असहिष्णुता या सहिष्णु ना हो पाने की या अपनी सभ्यता संस्कृति का हो रहा है, तो पहली बार संविधान के मद्देनजर जो इस देश के संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या है उसको लेकर भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आकर खड़े हो गए, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखा और कटघरे में सुप्रीम कोर्ट को ही खड़ा कर दिया। तो आइए जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति को लेकर क्या आमने सामने आकर खड़ी हो गई है? और यह सवाल बड़ा होते जा रहा है कि राजनीतिक सत्ता के पास इतने अधिकार होने चाहिए कि वो संसदीय लोकतंत्र के आधार पर खुद को अगर सर्वोपरि मान रहा है तो वो सही है, या फिर जिसका जिक्र संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लेकर चेक एंड बैलेंस का है वही सही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जजों की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली के उठाए सवाल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरुण जेटली ने दरअसल अपने ब्लॉग में लिखा है कि न्यायिक स्वतंत्रता निसंदेह रूप से संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे बचाए रखने की जरूरत है, लेकिन फैसले में इस बात की अनदेखी की गई कि इसकी अन्य विशेषताएं भी हैं जिससे संविधान बनता है। मसलन
भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है संसदीय लोकतंत्र। संविधान का एक और हिस्सा है चुनी हुई सरकार, जो संप्रभुता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। यानी प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और कानून मंत्री भी संविधान के महत्वपूर्ण घटक हैं। वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा हैं, जो संसद के प्रति जवाबदेह है, और उन्हें केवल राजनीतिक नेता कहकर फैसला इस आधार पर सुनाना सही नहीं होगा कि भारतीय लोकतंत्र को इसके चुने हुए प्रतिनिधियों से बचाना चाहिए। तो अब सवाल दो है। पहला, लोकतंत्र का मतलब है क्या? और दूसरा, क्या निरंकुशता का सवाल ही लोकतंत्र से इस दौर में टकराने लगा है? क्योंकि अरुण जेटली की माने तो भारतीय लोकतंत्र गैर चुने हुए लोगों का निरंकुश तंत्र हो नहीं सकता, और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को समझें तो लोकतंत्र चुने हुए प्रतिनिधियों को संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करने की इजाजत दे नहीं सकता। फिर सरकार के नजरिए से हालात को समझें तो जेटली को लगता है अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को कमजोर किया गया तो लोकतंत्र अपने आप खतरे में पड़ जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझें तो लोकतंत्र संविधान की व्याख्या पर टिका है, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है। यानी सत्ता की व्याख्या अपने अनुकूल संविधान की व्याख्या करे, इसे माना नहीं जा सकता। संशोधन है संविधान का, अगर उसको संविधान के स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाता, उसको असंवैधानिक कहा जाता है, तो जो पहले का प्रणाली है वो अपने आप वापस लौट जाती है। दरअसल ये टकराव के वो हालात हैं जो पहली बार संघीय ढांचे के टकराव से आगे जाते हैं। ध्यान दे तो सभी राज्य सरकारें चुनी हुई हैं और कमोवेश हर गैर बीजेपी शासित राज्यों का टकराव सीधे केंद्र सरकार से हो चला है, और मौजूदा दौर में ये टकराव कहीं ज्यादा तीखा है। तो ऐसे हालात में टकराव बढ़ता है और संविधान के व्याख्या की जरूरत पड़ती है, तो आखिर निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही होगा। तो ऐसे में क्या ये वाकई माना जा सकता है कि केंद्र अगर ये कह रहा है कि हस्तक्षेप उसका होना चाहिए तो वो सही है? दरअसल चुनी हुई सरकार का मतलब क्या ये मान लिया जाए कि उसके हाथ में समूची ताकत होना चाहिए? तो तीन सवाल है। मोदी केजरीवाल दोनों चुने गए, टकरा रहे हैं दिल्ली को लेकर। मोदी नीतीश दोनों चुने गए, दोनों विशेष राज्यों को लेकर टकरा रहे हैं। केंद्र और कांग्रेस शासित राज्यों में देखिए तो नीति आयोग को लेकर टकराव है। सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं कल जाएंगे ही। तो ऐसे में एक सवाल यही है कि हर की संप्रभुता अपनी जगह स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, लेकिन केंद्र अब भी टकरा रहा है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में टकराव का मसला जरा ये देख लीजिए। पहले दिल्ली में चलती किसकी है? और जो हमें पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, और जो उसको सीसीटीवी कैमरा को लगाने का काम जो है वो बड़ी तेजी से शुरू किया जाए। और हमने कहा था कि पूरी दिल्ली में जहां जहां अंधेरे वाले स्पॉट्स हैं, उन स्पॉट्स के ऊपर जल्दी से लाइट्स लगाई जाए, उनको लिट अप किया जाए। इसमें हमें एमसीडी की भी मदद की जरूरत पड़ेगी, उनकी भी हम लोग मदद लेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी लगाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। और जहां तक सवाल है हमारा, हम तो हमेशा जो है हर किसी के साथ में कोऑपरेट करके काम करते हैं, क्योंकि देखिए पुलिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी, और बिना कम्युनिटी की मदद से हम कोई भी काम करने में सफल नहीं हो सकते। और कम्युनिटी के अंदर में सरकार भी शामिल है, तो हमें सरकार की मदद चाहिए। हम सरकार की भी मदद करेंगे ताकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को अच्छी तरह से पुख्ता किया जा सके। दिल्ली के अंदर ऐसा ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, डर खत्म हो चुका है दिल्ली के अंदर। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको ये पता है। पिछले 4 साल में स्टेटिस्टिक्स ये है कि 31,000 एफआईआर में से 146 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। सो उन लोगों को पता है, बलात्कार करने वालों को, कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। मैंने पहले भी कहा है, इट इज नथिंग बट पॉलिटिकल पोजीशनिंग। मैं इसकी बिल्कुल भी हमें अपने काम के अंदर में इसको बिल्कुल भी कलर नहीं करने देना। आई कैन एश्योर यू, दिल्ली पुलिस is conscious of the need of ensuring safety of women, and we have been doing everything which is required in this direction. तो जरा दिल्ली का हाल भी देख लीजिए। दरअसल ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन हालात दिल्ली के हैं क्या और दिल्ली का मतलब है क्या? पीएम भी यहीं, सीएम भी यहीं, उपराज्यपाल भी यहीं, देश की सर्वोच्च अदालत भी यहीं और कानून बनाने वाली संसद भी यहीं, मीडिया का ठिकाना भी यहीं दिल्ली में। जी, और ताकतवर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय भी दिल्ली में।
लेकिन फिर भी दिल्ली अगर रेप कैपिटल है तो इसका मतलब है क्या? 2014 में दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं हुई 1813, 2013 में 1441, यानी दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं साल दर साल बढ़ती ही रही और एनसीआरबी के आंकड़े दिल्ली को रेप कैपिटल करार दे ही चुके हैं। लेकिन सिवाय बलात्कार और महिला सुरक्षा पर घड़ियाली आंसू बहाने और बयानबाजी के अलावे यहाँ होता क्या है? अगर दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई, अगर दिल्ली के अंदर बलात्कार होते रहे, प्रधानमंत्री जी को चैन से सोने नहीं देंगे हम लोग। जो निर्भया कांड को भी याद कर लीजिए, पूरी दिल्ली सड़क पर ही उतर आई। संसद में बहस के बाद जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट भी दी। लेकिन 2 बरस बाद आज अगर बलात्कार को लेकर फिर दिल्ली के सीएम सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या पूरा सिस्टम रेप की घटनाओं को आंकड़ों से इधर देखता है, या देखना नहीं चाहता, या देखकर भी खामोश रहता है? या ये मान लिया जाए कि बलात्कार की घटनाओं को लेकर पूरा सिस्टम दिल्ली में फेल है? जब कानून मौजूद है और घटनाएं रुक नहीं रही तो क्या उसे लागू कराने के तौर तरीके किसी भी एजेंसी को नहीं आते? क्योंकि जिस दिल्ली पुलिस को अपराधियों को पकड़ने और महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, वह इस कसौटी पर खरी उतरती नहीं। और ये हाल तब जब दिल्ली में प्रति लाख आबादी पर पुलिस वालों की संख्या बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा है। I can assure you, Delhi police is conscious of the need of ensuring safety of women, and we have been doing everything which is required in this direction. मुश्किल यही है कि देश के भीतर के हालात अगर ऐसे हो चले हैं तो फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान भी है। सवाल सिर्फ क्रिकेट मैच का नहीं है, पाकिस्तान अपने तरीके से अपनी बिसात बिछा रहा है। देखिए क्या रिपोर्ट आई है वहां से। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज डोभाल के बीच बात होते होते रह गई और अब जब भी बातचीत होगी तो एनएसए लेवल पर अजीत डोभाल के सामने सरताज अजीज नहीं बल्कि नसीर खान जंजुआ होंगे। जी, नसीर खान जंजुआ सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और इसी हफ्ते रिटायर हुए। यानी पाकिस्तान में या तो नवाज शरीफ कमजोर हो चले हैं या सेना ताकतवर हो चली है, क्योंकि सेना के किसी शख्स को कूटनीतिक पद पर नियुक्त करने का मतलब बहुत साफ है कि नवाज शरीफ जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सेना के अनुकूल था नहीं। वैसे याद कीजिए, जिस वक्त डोभाल और सरताज अजीज की बैठक होनी थी तभी पाकिस्तान में ये शगुफा चल पड़ा था कि तेज तर्रार डोभाल के सामने सरताज अजीज फिट बैठते नहीं है। फिर भारत को लेकर किस लीग को पाकिस्तान को पकड़ना चाहिए, इस पर भी पाकिस्तान में सेना और सरकार में अलग अलग राय बार बार उभर कर आई। तो अब एक राय तो साफ बन सकती है कि जिस तरह संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ ने जिस तरह भारत के खिलाफ आग उगली, उसके बाद सेना के बनाए रास्ते पर चलने के अलावे नवाज शरीफ के सामने रास्ता बचा भी नहीं। Disappointed at the cancellation of the foreign secretary level talks by India, the world community too rightly saw it as another missed opportunity. यानी मुश्किल यही सबसे बड़ी हो चली है कि पाकिस्तान अपनी बिसात बिछा रहा है और हमारे यहाँ विरोध के तरीके क्या जो शिवसेना अपना रही है वही होगा, या उसके लिए कुछ नए रास्ते निकालने होंगे। 3 चेहरे देख लीजिए। शिवसेना ने वहां पर शायरी नहीं होने दी, किताब का विमोचन भी नहीं और क्रिकेट भी नहीं। इस स्थिति के भीतर अगर भारत फंसा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई लड़नी है या इस बात का जिक्र करना है तो फिर तैयारी करनी होगी। इन सब के बीच सहवाग का जिक्र इसलिए, सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलते हुए सबसे विस्फोटक पारी सही मायने में यहीं पर खेली थी। 300 रन। सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है और 251 मैच खेले, जबकि 8000 से ज्यादा रन बटोरे। वनडे में सहवाग ने 15 शतक भी लगाए, 104 टेस्ट मैच भी खेले और टेस्ट मैच में भी 8000 से ज्यादा रन भी बनाए। टेस्ट मैच में 23 शतक भी सहवाग ने ठोके और सहवाग ने पहला वनडे 1999 में खेला था। दुबई में सहवाग ने दरअसल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया और ये समाचार दरअसल समाचार एजेंसी पीटीआई के जरिए आई है। और इन सब के बीच कल उनका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन के दिन उनसे जरूर बात होगी।